रतनपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शारदा प्रसाद दोनों बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग थे। वो लोग पूजा पाठ में रुचि रखने वाले लोग थे। सुबह होते ही भविष्यवाणी सुनते थे। टीवी में आया ज्योतिष जैसा कहता था वो लोग वैसे ही मानते थे। वो अगर आज घर से मत निकलो कहेगा तो ये लोग वही करते थे। अगर कहेगा कि आज अन्नदान करो तो वो अन्नदान करते थे। उनकी जिंदगी ज्योतिषी के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन गया। वो उस ज्योतिष से इतने प्रभावित थे कि उनका पता पूछकर उनके पास वो सीधा चले गए। शारदा प्रसाद दोनों ज्योतिष के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किए। आमतौर पर सेलिब्रिटी के साथ कोई सेल्फी निकालता है, पर वो लोग उस ज्योतिष को भगवान मानने लगे। ज्योतिष भी बहुत चालाक था। वो उनकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाया। एक बार जब शारदा प्रसाद दोनों ज्योतिष के पास गए तब वो उनसे कहा, श्रीमान प्रसाद, आपके बेटे के ग्रहों में बहुत सारी अड़चने हैं, इसलिए आपको मृत्युंजय होम रखना होगा। उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अगर ये होम नहीं होगा तो आपके बेटे की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं और उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान भी आएगा और उस तूफान को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। ज्योतिष की बात सुनकर दोनों डर गए और तुरंत उन्होंने उस यज्ञ के लिए हाँ बोल दिए। तभी के तभी प्रसाद उसे 2 लाख रुपए दे दिया। घर आकर अपने बेटे रमेश से जब उसने सब कुछ बताया तो रमेश बहुत गुस्सा किया और रमेश बहुत डांटा भी। आपका दिमाग खराब हो गया है? कोई भी आकर कुछ भी बोल दे उसको आप 2 लाख रुपए दे देंगे? अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिए, हमें थोड़ा पुण्य तो मिलेगा। वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं। पैसे देने से पहले मुझे बोलना तो चाहिए था ना। मैं अभी जाकर उस पाखंडी के पास से पैसा लेकर आऊंगा। बेटे की बात सुनकर प्रसाद डर गया और उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसा मत करना। वो बहुत महान पुरुष हैं। उन्होंने अगर कोई श्राप दे दिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात मानो, कभी ऐसी बेवकूफी मत करो। बेटा, वो महान ज्योतिष हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए कतार लगता है। और तुम बेवकूफी करके सब कुछ बिगाड़ मत दो। तुम्हें उस यज्ञ में बैठना होगा। अगर तुम नहीं बैठोगे तो मेरी कसम है तुम्हें, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है अगर वो यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रमेश मजबूरन बाप की बात मानकर यज्ञ में बैठा। यज्ञ ज्योतिष के घर पर हुई। रमेश को ज्योतिष से बदला लेना था। ज्योतिष की एक लौती बेटी अनामिका को उसने वहां पर देखा और देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया और उसको अपना बदला भी पूरा करने का मौका भी मिल गया। जो ज्योतिष से उसके माँ बाप को ठगते आ रहा है, उस ज्योतिष की बेटी को अगर उसने पटा लिया, ऐसी सोच उसने रखा। एक तरफ यज्ञ चल रहा था तो दूसरे तरफ रमेश अनामिका को पटाने में लग गया। दोनों की आंखों से आंखें लड़ी। अनामिका भी रमेश को पसंद करने लगी। अनामिका की हंसी देखकर रमेश को पता चल गया कि वो भी उसे पसंद करती है। यज्ञ खत्म होने के बाद रमेश सीधा अनामिका के पास और उससे बात किया। हेलो जी, मेरा नाम रमेश है और आपका नाम? मेरा नाम अनामिका है। आप यज्ञ में पूजा करने से ज्यादा मुझे क्यों घूर रहे थे? यज्ञ से ज्यादा सुंदर तो आप थी, और वैसे भी मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। जो चीज पैसों से जुड़ा हुआ है वो चीज कभी मैं पसंद नहीं करता। आपका क्या मानना है? वैसे आपके पिता तो बहुत पैसे छाप रहे हैं। आपको लगता है आपके पिता सही हैं? मैं हमेशा से पिताजी को विरोध करती हूँ। मैं ज्योतिष विद्या को मानती हूँ, पर अंधाधुंध मानना मुझे पसंद नहीं है। ग्रहों का चक्कर तो है, पर ग्रहों के आड़ में जाकर लोगों से पैसा लूटना गलत बात है। मेरे पापा अगर यह काम बिना पैसों के करते तो मैं उन्हें सर पे चढ़ा के बिठाती। आपकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। मुझे आप पसंद आ गए। क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? पहले दोस्ती बोलोगे, बाद में प्यार बोलोगे, उसके बाद शादी करोगे करके पूछोगे। उससे अच्छा डायरेक्ट शादी करोगे करके क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि तुम भी मुझे पसंद आ गए। मैं बिल्कुल सोचा नहीं था कि तुम एक झटके में शादी के लिए तैयार हो जाओगी। तुम अगर बोलोगी तो मैं अभी के अभी तुम्हें उठाकर शादी कर लूंगा, लेकिन रीति रिवाज जो है ना, उसको तो पालन करना होगा। वैसे तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए तैयार होंगे? मेरे पापा दुनिया वालों को धोखा दे सकते, लेकिन मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो भी कर रहे, जो भी कमा रहे, वो मेरे लिए ही है। मैं जिद पकड़ के बैठ गई तो मना नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है मेरे पापा हम दोनों की शादी जरूर करवा देंगे। अच्छा हुआ मैं इस यज्ञ में आया, वरना मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बोला ना, यह सब ग्रहों का ही चक्कर है। हम दोनों को मिलाने के लिए सारे ग्रह एक हो गए।
और तुमसे यज्ञ करवाए और यज्ञ के बहाने हम दोनों को मिलाए। यह सब ग्रहों का खेल है। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, हमारी शादी की तैयारी में लग जाना। इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई। रमेश अपने माँ बाप के साथ घर वापस आ गया और घर आने के बाद रमेश अपनी दिल की बात अपने माँ बाप से बताया। प्रसाद और शारदा दोनों खुश हुए, पर अंदर ही अंदर डरने भी लगे। पर बेटा, वो इतने बड़े ज्योतिष हैं, क्या वो उनकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो हाँ बोलेंगे। अगर वो मना कर दिए ना बेटा, तुम उस लड़की से शादी मत करना। उनके खिलाफ अगर तुम जाओगे तो सब बुरा होगा। बिना उनकी मंजूरी के हम लोग भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वो बहुत बड़े हस्ती हैं, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। उनकी तरफ से पहले प्रस्ताव आने दो, तब जाकर हम सोचेंगे। अनामिका अपने पापा के पास गई और वो अपने पापा से बोली, बाबूजी, एक बात बोलूं, आज जो आपने यज्ञ किया, क्या सच में उस यज्ञ के लिए इतना पैसा लगता है? यज्ञ तो मैंने दिल से किया है बेटी, मैंने कोई खोट नहीं दिखाई। पर पैसे बोलोगे, उसमें तो मैं जरूर खोट दिखाया। बेटी, लोगों का डर ही हमारे लिए फायदेमंद बनेगा। अगर हमें जीना है तो सामने वाले को डरा के रखना होगा। जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ बेटी। इस दुनिया में मेरे लिए कौन है? ये पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही कमाया है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेटी। वो बात सुनकर अनामिका के अंदर हिम्मत बढ़ गई और वो अपने पापा से पूछी, पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं? जिस लड़के के लिए आपने यज्ञ किया है, क्या वो लड़का आपको पसंद आया? ये कैसी बात पूछ रही हो बेटी? वो सिर्फ मेरे लिए ग्राहक है। ग्राहक को मैं सिर्फ ग्राहक के नजरिए से ही देखता हूँ। उनको मैं व्यक्तिगत तरीके से कभी नहीं देखता हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ ग्राहक है और मैं उनसे सौदा करता हूँ। पर पापा, आपका वो ग्राहक मुझे पसंद आ गया। आपका वो ग्राहक मेरा मन चुरा ले गया। मुझे वो पसंद आ गया है पापा। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। आज तक मैंने आपको अपनी मन की बात कभी नहीं बताई। आज तक मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। पहले ही नजर में वह मुझे पसंद आ गया और वो भी मुझे पसंद करता है। जिस किसी को हम पहले ही मुलाकात में पसंद करते हैं, वो मुलाकात जिंदगी भर के लिए बन जाता है पापा। मेरा ऐसा मानना है। मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए पापा। मैंने उसको वादा किया है। मेरे पापा चाहे दुनिया वालों को धोखा दे सकते, लेकिन अपनी बेटी की कभी बात नहीं टाल सकते। जो भरोसा मुझे आपके ऊपर है, क्या वो भरोसा आप मुझे देंगे? प्लीज पापा, मना मत कीजिए। बेटी, आज तक मैं तुम्हें किसी बात के लिए रोक नहीं लगाया और तुम एक लड़के से इतना प्यार करती हो तो मैं भला क्यों रोक लगाऊंगा? यज्ञ कुंड के पास जब दो व्यक्ति का मन मिलता है तो वो पवित्र कहलाता है। मैं तुम दोनों की शादी करके ही रहूंगा। कल ही मैं उनके घर पर जाऊं। अगले दिन ज्योतिष रमेश के घर पर गया और शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। प्रसाद और शारदा दोनों खुशी से झूम उठे। इतना अच्छा रिश्ता उनको मिलना नसीब समझे। उन्होंने बिना सोचे बिना समझे हाँ बोल दिए और कुछ ही दिनों में अनामिका और रमेश की शादी भी हो गई। शादी होने के कुछ दिन तक तो ठीक था, पर कुछ दिनों के बाद शारदा और अनामिका में थोड़ा अनबन बढ़ गया। शारदा पूजा पाठ पे विश्वास रखने वाली औरत थी और अनामिका बिल्कुल उल्टा थी। वो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। सुबह जल्दी उठना उसे पसंद नहीं था। सब लोग उठने के बाद वो उठती थी और बिना नहा धोकर नाश्ता करती थी। ये बात शारदा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन शारदा अनामिका से, बेटी अनामिका, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी है। मैंने सोचा उन्होंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की होगी, पर उन्होंने तुम्हें लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। ये कोई पद्धति है बेटी? देर रात तक ना सोना, सुबह लेट उठना और बिना नहा धोकर नाश्ता करना, यह हमारे घर में नहीं चलता है। और मैं चाहती हूँ तुम आज के बाद यह सब बंद कर दो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ पूजा पाठ करो। कम से कम जल्दी तो उठ जाओ। और हम लोग अपनी ही संस्कृति की कदर नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी संस्कृति की क्या कदर करेगा? पूरी दुनिया हमारी संस्कृति की वाह वाह करती है, पर हम लोग ही अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ। कभी कभी सुधारने के लिए अच्छी बातें बोलना जरूरी है बेटी। मैंने तुम्हें बहू के रूप में कभी नहीं देखा, एक बेटी के रूप में ही देखा है। और एक माँ अपनी बेटी को सही दिशा दिखाती है। अगर सास समझकर मेरी बात को नकारोगी तो मैं आज के बाद तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगी। अगर माँ समझकर मेरी बात मानोगी तो हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। अनामिका को अपनी सास की बात पसंद आई और वो उस दिन के बाद सास के जैसा बनने में लग गई। सास बहू दोनों अब रोज पूजा पाठ करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अनामिका बिल्कुल अपनी सास की जैसी बन गई।
और घर का वातावरण भी खुशहाल था। कुछ ही दिनों में दशहरा आया। अनामिका का ससुराल में ये पहला दशहरा था। इस दशहरे में अनामिका के पिता भी आए और सब लोग दशहरे को रीति रिवाज से पालन किए। अनामिका के अंदर वो बदलाव देखकर रमेश भी चौंक गया और रमेश भी कुछ दिन के बाद पूरी तरह से अपनी संस्कृति की कदर करने लगा। सीतापुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश को अनहोनी चीज बहुत पसंद थी। वो बचपन से हर चीज को अनहोनी तरीके से करना पसंद करता था। वो दौड़ते हुए खाना खाता था, हंसना और रोना एक ही साथ करना पसंद करता था। जो आम लोग ना कर सके वैसा काम करना उसे पसंद था। वो सर्दियों के समय जब बाहर 2 डिग्री सेल्सियस होता था तब वो बिना शर्ट पहने एक शॉर्ट्स पहनकर घूमा करता था और तेज धूप में सर से लेकर पांव तक जर्किन पहनकर घूमना उसे पसंद था। उसे देखकर लोग सभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी लोग उसे पागल भी समझते थे। उसकी हरकतों को देखकर उसके माँ बाप उसे परेशान रहते थे। एक दिन माँ शारदा आकर रमेश से, बेटा तेरी दिन ब दिन हरकतें बढ़ती जा रही है। सब लोग ये कह रहे कि हमने एक पागल को पैदा किया है। हम सर उठा के नहीं चल पा रहे। माफ करना बेटा, तू अगर ऐसा ही करता जाएगा तो तुझे घर से निकल जाना होगा, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे एक पागल को घर में रखने से अच्छा उसे पागल खाने में रखना जरूरी है। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमें मजबूरन तुम्हें पागल खाने में भर्ती करना होगा। माँ की बात सुनकर रमेश जोर जोर से हंसा और वो हंसते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, अरे ओ मेरी पगली माँ, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा बेटा एक नए तरीके की जिंदगी जी रहा है। आम लोगों का देखने का नजरिया अलग है और तेरे बेटे का देखने का तरीका अलग है। तुम लोग दुनिया को सिंपल तरीके से देखते हो, पर मैं दुनिया को नए तरीके से देखता हूँ। जो लोग मुझे पागल समझते हैं ना, वो खुद पागल हैं। अब तक जो लोग रेगुलर जिंदगी जी रहे, मेरे लिए वो सब पागल है माँ। मेरी जो दृष्टिकोण है वो सबसे अलग है। तुम लोग आम खाते हो तो चूस कर खाते हो या फिर काट कर खाते हो, और मैं अक्खा आम मुंह में डालकर निगल जाता हूँ। कितना डिफरेंट है ना माँ सुनने के लिए। तुम लोगों का देखने का तरीका और मेरे देखने के तरीके में बहुत अंतर है माँ। मुझे समझना तुम लोगों की बस की बात नहीं है माँ। जाओ, मुझे परेशान मत करो। पर बेटा, पागलपन की भी कोई हद होती है। कल तो तुमने टॉयलेट में जाके खाना खाया। टॉयलेट में बैठकर कोई खाना खाता है क्या? इसे नई तरीके से देखना नहीं बोलते, बल्कि पागलपन की हद सीमा पार करना बोलते। माँ की बात सुनकर फिर से जोर से हंसा और हंसते हुए बोला, अरे मेरी माँ, खाना खाते हैं तब जाकर हमें सुबह टॉयलेट आता है, और उसी टॉयलेट में हम खाना क्यों नहीं खा सकते? अरे पागल तो तुम लोग हो। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। जाओ, अब मेरा सर मत खाओ। जाकर मेरे लिए नाश्ते में कॉकरोच फ्राई बनाकर लेकर आओ। बहुत जोर से भूख लगी है, जाओ। शारदा को करना क्या है समझ में नहीं आई और वो माथा पीटते हुए रसोई घर में गई। शारदा अपने पति प्रसाद के पास रोती हुई जाकर बोली, ओ जी, आपका बेटा पागल हो गया है। उसको पागल खाने में भर्ती कर दीजिए, और मैं उसे अभी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जल्द से जल्द आपने उसको ठिकाने नहीं लगाया तो मैं खुद पागल हो जाऊंगी, और पागल बनके आपको और आपके बेटे को मैं मार डालूंगी। शारदा की बात सुनकर प्रसाद डर गया और वो घबराते हुए बोला, अरे भगवान, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। जैसे हीरे को हीरे से काटा जाता है, वैसे एक पागल को पागल ही ठीक कर सकती है। प्रसाद की बात सुनकर शारदा को कुछ समझ में नहीं आई। प्रसाद उसे समझाने के चक्कर में आकर बोला, तुम मेरी बात समझ नहीं पाई ना। मैं इसे एक ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा जो इसके पागलपन को ठीक कर सके। जल्द से जल्द इसकी शादी करके ही रहूंगा। इतना क्या, प्रसाद उसके बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने में लग गया। तरह तरह के पागल औरतों को उसने ढूंढा। आखिर में उसे एक ऐसी लड़की दिखी जो खुद पागल भी है और उसके हाथ 10 फुट के हैं। प्रसाद रमेश और शारदा को उस लड़की के घर लेकर गया। रमेश को उस लड़की से पहले ही नजर में प्यार हो गया और वो उससे अकेले में बात करने को कहा। रमेश और अनामिका दोनों कमरे में गए और रमेश उससे पूछा, ओए लड़की, तेरा नाम क्या है? तू होता कौन है मेरा नाम पूछने के लिए? वैसे तो मेरा नाम अनामिका है, पर ये मैं तुझे क्यों बताऊं? अच्छा किया तेरा नाम मुझे अनामिका नहीं बताया। अगर बताती ना, मैं ये शादी के लिए पक्का तैयार नहीं होता। तू मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ठीक तेरी जैसी लड़की की तलाश थी। अच्छा ये बता, तू गाना गाती है? तब अनामिका रमेश को खूब पीटती है और पीटने के बाद बोली, कैसा लगा मेरा गाना? बहुत अच्छा है ना? रमेश को समझ में आया कि ये गाने का मतलब है पीटना। तब रमेश उससे पूछा,
अच्छा तो तुझे पीटना आता है? तब अनामिका अपने बेसुर आवाज में गाना गाई। रमेश को अनामिका खूब भा गई और वो भागते हुए जाकर अपने माँ बाप से कहा, थैंक यू मम्मी पापा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई, ठीक मेरे टेस्ट की लड़की है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रमेश और अनामिका की शादी हो गई। दोनों पागल होने के कारण वो दोनों ये ठान लिए कि उनकी सुहाग रात दिन दहाड़े बीच सड़क पर करना चाहिए। प्रसाद और शारदा जबरदस्ती करके उनके उस पागलपन को रोक दिए। अनामिका पागल तो थी ही, साथ साथ उसके लंबे 10 फुट के हाथ में जादू भी था। वो अपने हाथ की करामती से आसपास के लोगों के घरों का खाना चुरा के खाती थी। अगर कोई बाइक तेजी से दूर जाते हुए उसे दिखा तो अपने दोनों लंबे हाथों से उस बाइक को पकड़कर नीचे पटक देती थी और अपने लंबे हाथों से मार्केट से चिकन मटन सब्जियां वगैरह चुरा के घर पर लेकर आती थी। कॉलोनी के सभी लोग अनामिका से परेशान हो गए। रमेश को पहले पहले तो अपनी बीवी की हरकतें पसंद आती थी। जब अनामिका की वजह से रमेश को मार पड़ने लगा तो वो अनामिका के पागलपन से डरने लगा। एक दिन तो अनामिका ने हद ही कर दिया। वो रमेश को अपने दोनों लंबे हाथों के हथलियों पे बिठा के बाहर घूमने चली गई। सभी लोग रमेश की ओर देखकर मजाक उड़ाने लगे। शारदा और प्रसाद की परेशानी और बढ़ गई। अनामिका के पागलपन को देखकर रमेश अब नॉर्मल लोगों जैसा बर्ताव करने लगा। अब वो अनामिका के डर से घर पर आना भी बंद कर दिया। शारदा को कुछ समझ में नहीं आई। पहले उसका बेटा पागल था, वो अब सुधर गया, पर अब बहू पागल है। इसे कैसे सुधारना होगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो जंगल के ओर निकल पड़ी और जाते शारदा के ओर देखकर सब कुछ समझ गया। बेटी, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गया। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू है वो मोक्ष की तलाश में है। वो कोई आम औरत नहीं है। उसके हाथों में जो जादुई ताकत है वो पिछले जन्म के कुकर्म के वजह से उसे मिला है। उसकी शादी जब किसी पागल लड़के से होगा तब जाकर उसकी मुट्ठी मिलेगी, ये उसकी कुंडली में लिखा गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक औषध देता हूँ। तुम्हें उस औषध को किसी भी हालत में उसे खिलाना होगा, पर एक बात ध्यान रखना, वो इस औषध को पीने के लिए कतई तैयार नहीं होगी। औषध को देखकर वो समझ जाएगी इसके पीछे का राज क्या है। तुम्हें उसे धोखे से खिलाना होगा। इसके लिए तुम्हें कोई योजना बनाना होगा। याद रखना, उसे अगर इस दवाई के बारे में जरा भी पता लगा तो ये दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। संभल के बेटी, तथास्तु। इतना कहने के बाद शारदा दवाई को लेकर वहां से निकल गई। शारदा उस दवाई को अलमारी में छुपा के रखी। वो मौके की तलाश में थी। उसे किसी भी कीमत पर उस दवाई को अनामिका को पिलाना था। शारदा को पता था कि अनामिका हर बात को उल्टे तरीके से समझती है, इसलिए उसने एक बहाना बनाया। बेटी अनामिका, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू भिजवाए और तुम्हारी माँ का ये कहना है कि तुम्हें ये लड्डू आग बंद करके खाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे अंदर की ताकत और बढ़ जाएगी और तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने पति को अपनी कलाकारी से खुश रख पाओगी। तुम्हें तुम्हारा पति अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए तुम्हें ये लड्डू आग बंद करके खाना होगा। अनामिका शारदा से बोली, ओए बुढ़िया, तुम्हें कौन बोला मेरा पति मुझे अच्छा लगता है करके? मुझे वो अच्छा नहीं लगता है और मुझे उसे खुशी नहीं दुख देना है। उसको दुख दूंगी तो ही मैं ये लड्डू खाऊंगी। शारदा को पता चल गया कि ये हर बात को उल्टे तरीके से समझती है। वो हाँ बोलकर अनामिका की आंखों में पट्टी बांधती है और वो दवाई बड़े प्यार से उसे पिला देती है। दवाई खाने के तुरंत बाद अनामिका बेहोश हो गई। बेहोश होके कम से कम 3 घंटे तक वो नहीं जागी। 3 घंटे तक बेहोश होना देखकर शारदा परेशान हो गई। ठीक 3 घंटे के बाद जब अनामिका आंखें खोली तो उसके लंबे हाथ छोटे हो गए। आंखें खोलने के तुरंत बाद वो अपनी सास को देखकर उसका चरण छूती है। शारदा को तब मालूम पड़ गया कि अनामिका नॉर्मल हो गई है। तब अनामिका अपनी सास से, अरे सासू माँ, आपका बेटा कहाँ पर है? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। मैंने उनको बहुत दुख दिया है ना, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। बताइए कहाँ पर है? और मैंने आपका और ससुर जी का भी दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तब शारदा अनामिका से, बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, वही हमारे लिए काफी है। शारदा तुरंत रमेश को फोन लगाई और घटी सारी बातें उससे बताई। तब रमेश भागते हुए घर पर आया और अपनी नॉर्मल बीवी को देखकर खुश हुआ। उस दिन के बाद उनके गृहस्थ जीवन में शांति ही शांति रही।
ठीक 1 साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सी बालिका पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बालिका का हाथ भी लंबे थे और वो देखकर घर वाले पूरा चौंक गए और डर भी गए।